हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। ये दैनिक भास्कर का संपादकीय है। इसमें दीर्घकालीन योजना बनाना मुश्किल हो रहा है। इस संपादकीय को देखते हैं। पर्यावरण खतरे के मद्देनजर किसी भी देश के लिए ऊर्जा मिक्स का संतुलित बैलेंस जरूरी है। पर्यावरण खतरे में है, जैसे कि दिख रहा है, आए दिन आपदा से संबंधित घटनाएं देखने को मिलती हैं। प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग, ये पर्यावरण खतरे के ही निशान है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए किसी देश के लिए ऊर्जा मिक्स का संतुलित बैलेंस जरूरी है। भारत जैसे विकासशील देश जिनके पास समुचित और सस्ता कोयला उपलब्ध है, अचानक पूरी तरह महंगी लागत वाले स्वच्छ ऊर्जा पर नहीं जा सकते हैं। फिर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में नई तकनीक के लगातार आने से पुरानी इकाइयां बेकार हो जाती हैं। सरकार ने ट्रांसपोर्ट में पहले पेट्रोल डीजल की जगह गैस वाली गाड़ियां प्रोत्साहित करनी चाहिए। हालांकि दोनों फॉसिल फ्यूल ही है, वो विभिन्न प्रकार के, लेकिन अब उसने ईवी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इसमें जो बैक्टीरिया होती हैं लिथियम आयन से अपनी स्टोरेज क्षमता पैदा करती हैं। अगर लिथियम आयन होता है तो लिथियम आयात पर भी संकट आता है। तो इस नीति को भी मझधार में छोड़कर कुछ और सोचना होगा। किसी भी देश को ऊर्जा के सभी उपलब्ध स्रोतों का समुचित मात्रा में दोहन करना होता है, ताकि एक पर संकट आया तो दूसरा संभाल ले। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दीर्घकालीन ऊर्जा योजना बनाना मुश्किल हो गया है। गन्ने और चीनी का उत्पादन बढ़ा तो किसानों को समय पर पैसा दिलाने के लिए चीनी मिलों को एथेनॉल बनाने को कहा गया और ऑटोमोबाइल उद्योगों को एथेनॉल कंप्लायंट इंजन बनाने के आदेश दिए गए। देश में कुल 40,000 करोड़ लागत वाली एथेनॉल उत्पादन इकाइयां लगी हैं, लेकिन आज 1/3 एथेनॉल ही गन्ने के रस से बन रहा है, जबकि आधे से ज़्यादा एथेनॉल मक्के से बन रहा है। उधर जानवरों के लिए चारे की भारी कमी हो रही है। तो बात यही है कि दीर्घकालीन योजना बनाना मुश्किल हो रहा है, मतलब इसमें यही कहा गया है। तो इसको आसान करने के लिए अपने पास अल्टरनेट पहले ही लेके चलना पड़ेगा। वो संतोष भी खत्म हो जो हिंसा की ओर ले जाता है। प्रियदर्शन लेखक और पत्रकार हैं। आइए देखते हैं इसको। बीते दिनों माओवाद संगठनों से जुड़े कुछ बड़े नेताओं ने जैसे आत्मसमर्पण किया है, उससे लगता है कि सरकार अपने कहे मुताबिक अगले 10 साल तक माओवाद के उन्मूलन में सफल हो जाएगी। लेकिन माओवाद का खात्मा जितना जरूरी है उतना ही इन कारकों का भी है जिनकी वजह से माओवाद पैदा होता है। आखिर सीधा सा यदि कारक यदि खत्म नहीं हुए तो माओवाद किसी और रूप में आ जाएगा। तो मुख्य कारण है कि माओवाद तो खत्म कर दो, लेकिन वो कारक भी तो खत्म करो जिसकी वजह से माओवाद पैदा हुआ था। आखिर यह हाल ही की घटना नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वर्षों में अलग अलग नामों से विकसित अतिवाम आंदोलन, वह जो रेड कॉरिडोर कहते हैं, लाल गलियारा बनाते रहे, जिसे मनमोहन से लेकर के मोदी तक देश के सबसे खतरनाक मानते रहे। निसंदेह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसक आंदोलन की जगह नहीं हो सकती है। अगर हम संसदीय लोकतंत्र में भरोसा करते हैं तो हम हिंसा के रास्ते का समर्थन नहीं कर सकते हैं। वैसे भी हिंसा का अपना एक चरित्र होता है जो बंदूक थामने वाले को भी बदल डालता है। फिल्म हाईवे का मार्मिक संवाद, जब एक गोली चलती है तो 2 लोग मरते हैं, जिसे गोली लगती है वह भी और जो गोली चलाता है वह भी। दुनिया भर की हिंसक क्रांतियों का अनुभव बताता है कि उनसे कहीं ज्यादा हिंसक व्यवस्थाएं निकली हैं। फिर हिंसक आंदोलन अंततः राज्य की हिंसा की वैधता देते हैं। राज्य आज इतना शक्तिशाली है कि उसकी सत्ता को चे गुवेरा के छापामार युद्ध वाली रणनीति से पलटा नहीं जा सकता। भारत जैसे विशाल राष्ट्र राज्य के बारे में यह बात और सच है कि जहां अपनी सारी
विरूपताओं के बावजूद लोकतंत्र का वृक्ष इतना विराट हो चुका है कि वह अपरिहार्य लगता है। लेकिन एक दूसरा पहलू यह भी है कि दुनिया के किसी भी आंदोलन या संघर्ष को बस दमन से नहीं कुचला जा सकता। भारतीय राष्ट्र राज्य माओवाद को खत्म करे यह जरूरी है, लेकिन माओवाद को पूरी तरह खात्मे के लिए जरूरी है कि वह असंतोष भी खत्म हो जो युवाओं को इस राह की ओर ले जाता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि माओवाद के खात्मे की मुहिम की चपेट में बेगुनाह लोग न चले जाएं, जो अक्सर ऐसी लड़ाइयों को लेटरल शिकार होते हैं। दूसरी बात यह है कि अंततः यह संघर्ष इस अंदेशे और सच्चाई से भी वैधता पाता है कि हमारे देश में दशकों से आदिवासियों के, गरीबों के अधिकार छीने गए हैं, उन्हें विस्थापित किया गया है, उनके रोजगार, उनकी आजीविका पर संकट बढ़ता गया है। यह साफ है कि जिसे हम विकास कहते हैं उसके फायदे सभी लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। कुछ ने उसका बेतहाशा फायदा उठाया है और बहुत सारे लोग इसके लिए कुचले गए हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड के बहुत जंगल बहुत बड़ी आबादी के लिए जीवन का आधार ही नहीं है, वे हिंदुस्तान के फेफड़े भी हैं जो इसकी साफ हवा करते हैं, उसे सांस के लिए जाने लायक बनाते हैं। अगर माओवाद के खात्मे के बाद विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों को उद्योग धंधों की विराट भट्टी में झोंक दिया गया तो यह इन क्षेत्रों के लिए नहीं पूरे देश के लिए दुर्भाग्य होगा। बच्चों के लिए स्कूल और बीमारी के लिए अस्पताल, बच्चों के लिए स्कूल, बीमारी के लिए अस्पताल और नौजवानों के लिए कामकाज के अवसर और सभी वर्गों के लिए बराबरी और न्याय का आश्वासन लोकतंत्र अपने स्वरूप में इस आश्वासन का ही नाम है। लेकिन इस देश में यह आश्वासन कमजोर पड़ा है। जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र के नाम पर विभाजनकारी राजनीति मजबूत हुई है। माओवाद हो या असंतोष की दूसरी प्रवृत्तियां और अभिव्यक्तियां, इनको तभी समाप्त किया जा सकता है जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर सकें। लेकिन सुरक्षा बलों के सहारे माओवाद को खत्म करने के आत्मविश्वास और सरकारी तौर तरीकों से असहमति रखने वालों को अर्बन नक्सल करार देने की वैचारिकी, इन्हें छोड़ना भी नक्सल मुक्त भारत बनाने के लिए जरूरी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।